हाँ जी दोस्तों, मैंने थोड़ा-सा मेहनत करके पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स थे, वो पिछले मॉक टेस्ट, आरटीपीज़, मॉडल टेस्ट पेपर, सारे जितने भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उनके क्वेश्चन 1 को देख के और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देख के एक लिस्ट तैयार करी है, जिसमें मैंने काफ़ी बार पूछे जाने वाले एडजस्टमेंट्स और उनके ट्रीटमेंट्स दोनों की एक आपको कंपाइल्ड शीट दे दी है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 23 ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और आपको इनमें से काफी सारे एडजस्टमेंट्स आपके पेपर में देखने मिलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक जिस्ट दे देता हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, काफी बार ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आया हुआ है और आगे आ भी सकता है। कौन सा एडजस्टमेंट? यदि गुड्स की सप्लाई हो रही है और रिसिपिएंट ने सप्लायर को एडवांस पेमेंट करा है, तो बहुत बार ना टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हम भूल जाते हैं कि गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं होता है। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो बस फर्स्ट पॉइंट आपको उसी से लिंक्ड है। यदि गुड्स के सप्लाई के केस में आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो आप उसको टैक्सेबल मत कर देना इन द सेम मंथ, आप वेट करना इनवॉइस इशू होने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करूं, ये भी देखो सारे पॉइंट्स ना आपको पढ़े हुए लगेंगे, बट क्या होता है ये जब क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिलते हैं तो आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। सर हमने कुछ परचेस किया, हमें वो सामान लॉट्स में आना है, टोटल 6 लॉट या टोटल 4 लॉट आने हैं जिसमें से 2 लॉट आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में आईटीसी ले लेते हैं। नहीं, जब तक आपको लास्ट लॉट ना है आईटीसी नहीं लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट दोनों हमने कवर कर लिया। डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट और टाइमली पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि गुड्स या सर्विस जो भी है उसका सप्लाई करते समय हमने रिसिपिएंट से बोला कि यदि तुमने विद इन 15 डेज पेमेंट कर दिया तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट देंगे, और यदि वो विद इन 15 डेज पेमेंट कर देता है तो अब हमें उसको 2% डिस्काउंट देना है। तो यही पॉइंट की ये बात कर रहा है, डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट या फिर टाइमली पेमेंट। तो इस केस में चूंकि इस केस में डिस्काउंट वाज ऑलरेडी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस केस में डिस्काउंट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस होगा, गिवन दैट लिंक्ड टू इनवॉइस है और आईटीसी रिसिपिएंट ने रिवर्स किया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस। इजी पॉइंट है, कवर मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वही पॉइंट है कि यदि सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई देने के लिए पीछे से किसी वेंडर से कुछ सप्लाई ली है और यदि सप्लायर उसका पेमेंट करने की जगह रिसिपिएंट उस वेंडर का पेमेंट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, और वो जो पेमेंट हुआ है वो इन रिलेशन टू सप्लाई हुआ है, तो इस केस में ये भी वैल्यू में ऐड होती है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू में कब ऐड होगी? व्हेन दीस चार्जेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। यदि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो फिर आप ऐड नहीं करोगे, फिर 2 बार ऐड हो जाएगी। यदि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है इनवॉइस में तो ही आप इसको वैल्यू में ऐड करोगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आए, सप्लायर ने रिसिपिएंट को कुछ सप्लाई किया। अच्छा, क्या रिसिपिएंट आईटीसी ले सकता है? इसके लिए आप देखते हो सेक्शन 16। अच्छा, यदि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में ये सप्लाई शो नहीं होगी और वो इसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। वेरी गुड। सिक्स्थ पे आ जाए, सप्लायर ने एक मशीनरी सप्लाई करी जिसके लिए सप्लायर को सब्सिडी मिली 5000 की फ्रॉम एन एनजीओ। प्राइस ऑफ मशीन है 80,000। बच्चों को कंफ्यूजन पता है किस पॉइंट की वजह से होता है? इस पॉइंट की वजह से, आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। मतलब सर प्राइस ऑफ मशीन 80,000 है आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। बेसिकली पॉइंट क्या बोलना चाहता है, मशीन की प्राइस 80,000 रुपए है सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद। अब बच्चों को ना ऐसा लगता है कि सब्सिडी ऑलरेडी एडेड है और वो लोग ना माइनस करने लगते हैं, नहीं तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। यदि गवर्नमेंट ने दी हुई होती है तो माइनस कर देते हैं, नहीं तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ऐसे समय में आपको समझना है, प्राइस ऑफ मशीन इज 80,000 आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी का मतलब है कि जो 80,000 की प्राइस है ना वो सब्सिडी को अकाउंट में लेने के बाद है। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 85,000। ये जो 80,000 है हमने सब्सिडी इसमें से हटा दी है, इसको ओरिजिनल कस्टमर के लिए प्राइस बना दिया है, उसके बाद ये 80,000, तो आपको 5,000 इसमें ऐड करना है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, मैंने इस पे वीडियोस भी बना रखी हैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं, इनपुट यूज एंड ट्रायल रन। बहुत बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है या हो रही है। अच्छा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो भी रही है, बट सर ये तो ट्रायल रन के लिए ना, इससे कोई आउटवर्ड सप्लाई थोड़ा ना निकलने वाला है। नहीं, यदि कोई इनपुट्स आपने लिए, कोई इनवर्ट्स आपने लिए हैं काय के लिए? ट्रायल रन के लिए, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना गया है और उस पर आपको आईटीसी मिलता है। नेक्स्ट पे आ जाए, सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब बच्चे इसको कैसे ले जाते हैं कि सर हमने गुड्स परचेज करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ये भूल जाते हो कि यदि प्लांट एंड मशीनरी के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज का आईटीसी मिलता है। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, सर ये एग्जाम नहीं होता है। माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये भी एग्जाम नहीं होता है।
इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटी। सर इमेजिन करो मैंने रजिस्ट्रेशन लिया वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, और मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन में एक यूनिट वेस्ट बंगाल के एक शहर में खोली और दूसरी यूनिट वेस्ट बंगाल के दूसरे शहर में खोली, और यदि मेरी एक यूनिट दूसरे यूनिट को सप्लाई कर रही है तो क्या आप इसको डीडीपी सप्लाई बोलोगे? नहीं। डीडीपी सप्लाई कब होती है? जब एक पैन के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो और आप एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन पे सप्लाई कर रहे हो। दिस इज नॉट डीडीपी वाली सप्लाई, दिस इज जस्ट अ स्टॉक ट्रांसफर। तो इसका ये सप्लाई नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, एडवांस रिसीव फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विसेज के केस में एडवांस कंसीडर करोगे आप, ठीक है। अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी ब्लॉक्ड होता है यदि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप अवेल करते हो, तब जब आप उस अमाउंट को कैपिटलाइज करने वाले हो। यदि आप उसको P&L में एक्सपेंस ऑफ करने वाले हो तो आईटीसी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ 30 इनवर्ट सप्लाई इनवॉइसेस 6 इनवॉइसेस वर इशूड विदाउट आईआरएन, मतलब 6 इनवॉइस पे ई इनवॉइसिंग नहीं हुई थी, उनको आपने बिना इनवॉइस रेफरेंस नंबर के आपने इनवॉइस इशू कर दिया। क्या उस पर आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरा पढ़ लेते हैं इसको। ITC cannot be claimed on the e-invoices without IRN since an e-invoice without IRN is not treated as valid document। सेक्शन 16(2) का पहला पॉइंट है कि यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड टैक्स इनवॉइस, और यदि आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और आपने IRN जनरेट नहीं किया तो उस टैक्स इनवॉइस को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, रिसिपिएंट पेड लेट फीस लेटर वेव्ड, मतलब सर सपोज करो भिड़े ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ परचेस किया था और भिड़े ने क्रेडिट पे परचेस किया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल ने बोला 1 महीने में पेमेंट कर देना, नहीं तो 1000 रुपए की इंटरेस्ट या लेट फी लगा दूंगा। सर भिड़े ने पेमेंट किया 3 महीने बाद, 1000 रुपए की लेट फीस लगा दी, बट बाद में दया ने बोला यार अपने पड़ोसी है इसको वेव ऑफ कर दो, तो जेठालाल ने अगले दिन रिफंड कर दिया। अब क्या इस केस में ये 1000 रुपए का जो लेट फी है ड्यू टू डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, क्या ये ऐड होगा? नहीं होगा। डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के कारण जो भी इंटरेस्ट लेट फी बनती है वो वैल्यू में तभी ऐड होता है जब वो एक्चुअली चार्जेबल की जाती है। ओके। 16 पॉइंट, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। अगेन सब्सिडी वाला पॉइंट मैं आपके लिए ले आया हूं, बहुत गलतियां होती हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड, या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी। अब बच्चे इसमें अगेन वही सोचते हैं कि आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी मतलब सब्सिडी एडेड है। नहीं भाई, सब्सिडी एडेड नहीं है। बेसिकली जो भी उस गुड्स का लिस्ट प्राइस है ना, वो लिस्ट प्राइस अपने फॉर कस्टमर रखा हुआ है, तो आप उसमें सब्सिडी वाला अमाउंट क्यों रखोगे? आप उसमें उतना ही अमाउंट रखोगे ना जितना आप कस्टमर से चार्ज करोगे। आपको सब्सिडी इस चीज की तो मिल रही है कि तुम कस्टमर से चार्ज करने वाला अमाउंट कम कर दो, हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं। तो यदि आपके गुड्स पे कोई लिस्ट प्राइस है वो, तो आप वही प्राइस रखोगे ना जो आप कस्टमर से चार्ज करने वाले हो। तो जनरली सब्सिडी लेस नहीं होती है यदि एनजीओ या कोई भी प्राइवेट एंटिटी से मिलती है एंड इट इज लिंक्ड टू प्राइस, तो ऐड ही होती है, लेस नहीं होती है। ठीक है सर। 17 पॉइंट, परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख डिड नॉट रिसीव द गुड्स वर्थ 1 लाख। ठीक है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हम पता है क्या करेंगे, परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख जिसका जीएसटी चार्ज हुआ है 1,80,000, बट उसमें से 1 लाख रुपए के गुड्स टिल द एंड ऑफ मंथ तक हमें रिसीव नहीं हुए। बच्चे जल्दबाजी में पता है क्या करते हैं, पूरा 1,80,000 का आईटीसी क्लेम कर देते हैं। आप लोग सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को भूल जाते हो कि आप आईटीसी तब तक नहीं ले सकते जब तक गुड्स रिसीव नहीं हो सकते, और यदि मंथ एंड तक गुड्स रिसीव नहीं हुए तो भाई इसका आईटीसी इस महीने नहीं मिलेगा, जब रिसीव होंगे तब मिलेगा। तो 1,80,000 में से 18,000 माइनस करके बाकी का आईटीसी लेना। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। अच्छा, 18 पॉइंट, कंपनी प्लेस्ड इट 5% इक्विटी शेयर्स टू द मर्चेंट बैंकर फॉर पर्पस ऑफ प्रपोज इनिशियल पब्लिक ऑफर। पता है क्या होता है, इसी के साथ ना आपको एक अमाउंट भी दे देंगे कि वर्थ 5 लाख। अब पता है क्या होगा, 90% बच्चों को ना ये पॉइंट ही नहीं समझेगा, उनको लगेगा यार कुछ तो सप्लाई है, एक काम करते हैं 5 लाख पे 18% या जो भी रेट है वो लगाते हैं और आउटवर्ड सप्लाई में कर देते हैं। अरे क्यों भाई, बहुत ईजी है, आपको ना इतना दन फटाका पड़ना ही नहीं है। आपको पता है क्या देखना है, इक्विटी शेयर की बात करी गई है, और इक्विटी शेयर मतलब सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी ना गुड्स होती है ना सर्विसेज होती है, इसलिए इस पे आउटवर्ड टैक्स बनेगा ही नहीं। 19 पॉइंट पे जाऊं, लेट फी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये तो आसान है भाई, रिसिपिएंट ने लेट पेमेंट किया इसलिए उस पर लेट फी लगाई गई 6,000 की। मजा पता है कहां आएगा, ये जो 6,000 है ना, ये इन लमसम पे करने को एग्रीमेंट हुआ है रिसिपिएंट का, और ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है। अब ये ना आपको एक हिंट दे रहा है, क्या हिंट, कि दिस 6,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, 6,000 को वैल्यू मान लेंगे और इस पे 18% कैलकुलेट करेंगे। अरे नहीं भाई, दिस 6,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल। तो आपको क्या करना है, 6,000 का रिवर्स कैलकुलेशन करना है।
आपको ये मानना है कि 6000 इज 118% और आपको फिर उसका 18% निकालना है। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है अवेल्ड आईटी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड मिस्टर कॉलिन हाइस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मतलब सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है। ठीक है, एंड मिस्टर हायस रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन। बच्चे पता है क्या करेंगे सर, शेड्यूल 1 में 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें यदि कंसिडरेशन नहीं हो तो भी सप्लाई बनता है। ठीक है, उन 4 में चौथा पॉइंट है यदि आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लेते हो फ्रॉम रिलेटेड पार्टी तो वो फोर्थ पॉइंट में कवर हो जाता है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। सर पार्टनर का फ्रेंड मतलब मेरा जो पार्टनर है उसका दोस्त, सर ये तो रिलेटेड पार्टी। अरे क्यों, पार्टनर का फ्रेंड कहाँ रिलेटेड पार्टी में आ गया। और बच्चे क्या करेंगे, इसको सप्लाई में जोड़ाएंगे, इस पे आईटीसी ले लेंगे और इसको आरसीएम में पे कर देंगे। भाई इतना दिमाग नहीं लगाना। पहली बात तो इंपोर्ट पे आपके आरसीएम एंट्रीज आपके इंटर के सिलेबस में कवर कर ही नहीं गई हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्टनर का फ्रेंड रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कहां आता है ना। ठीक है, सेक्शन बोल रहा हूं, पॉइंट 21 पे आ जाऊं, रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू कार डीलर। अब पता है मजा क्या आता है, मैं जैसे रिकवरी एजेंट सर्विसेज पढ़ता हूं ना, मेरा दिमाग जोड़ता है आरसीएम पे और मेरा दिमाग डायरेक्टली बोलता है इस पे तो आरसीएम पे टैक्स पे होगा। अरे नहीं, रिकवरी एजेंट सर्विस जब जब बैंक को दी जाती है ना तब आरसीएम लगता है, ये कार डीलर को दी गई है। नेक्स्ट, परचेज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स, सच फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एट बाय वन गेट वन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किए, वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए। अब जो फिनिश गुड्स हम बेचेंगे ना वो हम बाय वन गेट वन की स्कीम पे बेचेंगे, मतलब एक खरीदो दूसरा फ्री। मैंने ब्लॉक क्रेडिट वाले लेक्चर में इसको आपको डिटेलली ये समझाया भी था कि बाय वन गेट वन को देखने के ना दो व्यू पॉइंट्स है। पहला व्यू पॉइंट है, आप ये देखो कि इसको खरीदोगे साथ में ये फ्री मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री। बट जीएसटी इस व्यू पॉइंट के हिसाब से नहीं चलता, जीएसटी इस व्यू पॉइंट के हिसाब से चलता है कि एक सिंगल प्राइस चार्ज करी जा रही है आपसे दो प्रोडक्ट्स के लिए, कि एक सिंगल प्राइस आपसे चार्ज करी जा रही है दो प्रोडक्ट्स के लिए। उस केस में क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स अगेंस्ट कंसीडरेशन माने जाएंगे और दोनों ही प्रोडक्ट पे आपका सप्लाई कंसीडर होता है। सर टैक्सेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई के हिसाब से। अब मान लो एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं इन दोनों के लिए, दोनों बाय वन गेट वन पे, आपने ये खरीदा ये साथ में मिला। ठीक है, पहली बात। अब सर ये क्लियर कर दो कि इस पे टैक्सेबिलिटी कैसे लगेगी। अब मान लो ये मिक्स सप्लाई है तो इन दोनों के रेट्स कंपेयर होंगे। मान लो इसका रेट ज्यादा है, इसका 18% है, इसका 12% है, तो ये पूरी सप्लाई, मान लो ये दोनों चीजें मिला के 35,000 पे दी जा रही है, तो पूरे 35,000 पे 18% टैक्स चार्ज हो जाएगा। क्या सर, अच्छा गेट वन बाय वन गेट वन ऐसा था ना कि सर आप ये खरीदो ये फ्री में मिलेगा। इसको बनाने के लिए जो इनपुट्स लगा है, जो इनवर्ट सप्लाईज लिए, क्या उस पर आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गुड्स 5 लाख बॉट ऑन 15/3/23। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। डेबिट नोट रेज हुआ है 15/1/24 को फॉर पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज एज पर सेल्स टर्म। ठीक है, कैन आईटीसी बी अवेल्ड ऑन डेबिट नोट्स एज लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी ऑन टैक्स इनवॉइस एक्सपायर्ड। मतलब सर क्या हुआ है ना फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक परचेज करी गई है गुड्स की 15 मार्च 23 को, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 22-23 को। ठीक है, जो भी टैक्स इनवॉइस बना है 5 लाख का, उस टैक्स इनवॉइस को अवेल करने की लास्ट डेट आपकी क्या होगी? 30 नवंबर, और आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब इस गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड एक सर्विस दी गई आपको 15/1/24 को, जिसका डेबिट नोट बना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, 15/1/24 को। अब मुद्दा ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस डेबिट नोट पे हम आईटीसी ले पाएंगे, क्योंकि टैक्स इनवॉइस पे आईटीसी लेने की लास्ट डेट निकल गई है और ये डेबिट नोट टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है। तो बहुत क्लियरली आपकी बुक में मेंशन्ड है कि यदि कि जो डेबिट नोट की टाइम लिमिट है ना उसको आप अलग से कंसीडर करोगे, उसको आप ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में कंसीडर नहीं करोगे। तो ये डेबिट नोट की आईटीसी लेने का लास्ट डेट आपके पास रहेगा 30 नवंबर 2024 या फिर एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। क्या आपको ये पॉइंट समझा? सीधा सीधा ये पॉइंट है कि डेबिट नोट का आईटीसी लेना है ना तो आप वो डेबिट बेसिकली उस सप्लाई की टैक्स इनवॉइस के हिसाब से टाइम लिमिट मत देखो, आप उस डेबिट नोट की अलग टाइम लिमिट है उसको देखो। ठीक है, इसी के साथ सर मैंने आपको ये 23 पॉइंट्स समझाए हैं। यकीन मानना दोस्तों पॉइंट्स रिपीट होते हैं। क्वेश्चन पता है ट्रिकी कैसे बनता है? क्वेश्चन ट्रिकी ऐसा बनता है कि एक दो पॉइंट्स नए ऐड करे जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में या कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बाकी पॉइंट्स रिपीटेड होते हैं और वो रिपीटेशन आपको पक्का इन 23 पॉइंट्स में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने कोशिश करी है मैक्सिमम पॉइंट्स को ऐड करने की। मैंने बहुत कंसाइजली बनाया है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के एमटीपी आरटीपी पास पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स की हेल्प से। मेरा बहुत ज्यादा आप लोगों से शेयर रहेगा, सर आपको रिवीजन वीडियो देखना है देखना, मत देखना, जो करना है करना। एक 10 मिनट निकाल, आप ये वीडियो भी मत देखना, एक 10 मिनट निकाल के ना इन
23 पॉइंट्स को पढ़ के चले जाना। सच में आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग अब अपने पेपर्स देने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। और बहुत आराम से, बहुत चिल होके दीजिए, कुछ नहीं होता है, सीए है सर, हो जाता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। बहुत लोग बने ही है ना, आप भी बन जाओगे, है ना। बस अपने आप को काम रखना। बहुत पढ़ाई कर ली है, अब इंपॉर्टेंट है वो 3 घंटे आपके लिए। यदि आपने उस 3 घंटे में खुद को स्टेबल रखा, खुद का दिमाग चलने दिया, कोई रुकावट, कोई ब्लॉकेजेस नहीं डाले ना, आप कर जाओगे। और याद रखना, ये मैं अपने एग्जाम के समय बोलता था, आपके एग्जाम के समय बोल रहा हूं, पेपर इजी आएगा, पूरे इंडिया के लिए आएगा। पेपर टफ आएगा, पूरे इंडिया के लिए आएगा। जब पेपर टफ आए ना, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी काम आती है, पता है कौन सी? MS धोनी की स्ट्रेटेजी, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। एक एक क्वेश्चन उठाओ और उसको करते जाओ, जितना बन रहा है उतना करते जाओ सर, स्टेप वाइज मार्किंग है, जितना बन रहा है उतना करते जाओ, स्टेप वाइज मार्किंग संभाल लेगी। ठीक है, उसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सर प्लीज सब्सक्राइब करना, मैंने बहुत कोशिश करी है, अपनी तरफ से जितना दे सकूं उतना दूं। थैंक यू।